3 दिन से हो रही लगातार बारिश, कड़कती बिजलियों के बीच तेज तूफान की वजह से चारों तरफ खामोशी फैली हुई थी। तभी रानी चंद्रिका खामोशियों को चीरते हुए पूर्णिमा आधी रात में एक राजकुमारी को जन्म देती है। राजकुमारी बहुत ही ज्यादा सुंदर और आकर्षित थी। उनके जन्म लेते ही बारिश थम गई थी और तूफान भी शांत हो गया था। महारानी, आपको मुबारक हो। आज आपकी और महाराज की इच्छा पूरी हो गई है। आपने एक राजकुमारी को जन्म दिया है। क्या सच्ची मैंने एक राजकुमारी को जन्म दिया है? क्या आप सच कह रही हैं दाई माँ? हाँ बिल्कुल, मैं सच कह रही हूँ। ये देखिए, ये है आपकी पुत्री, इस राज दरबार की राजकुमारी, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। दरअसल महारानी चंद्रिका के 3 पुत्र थे, लेकिन महारानी और महाराज को एक पुत्री की अभिलाषा थी। उन दोनों की बहुत इच्छा थी कि उन्हें एक राजकुमारी के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो, और आज वो इच्छा पूरी हो गई थी। इसलिए महारानी चंद्रिका बहुत ज्यादा खुश थी। महारानी, मैंने महाराज तक ये खबर पहुंचा दी है। महाराज किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे अपनी पुत्री राजकुमारी से मिलने। हाँ, उन्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि उन्हें आखिरकार एक पुत्री का पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो ही गया। और ये भी जानकर बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं कि मेरी इच्छा भी पूरी हो गई और मैंने एक राजकुमारी को जन्म दिया। चारों तरफ जो खामोशी भरा माहौल था, अब वो चहल पहल में बदल गया था। राज दरबार के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, और महाराज को जब ये बात पता चलती है तो महाराज भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। क्या क्या सच्ची महारानी? महारानी चंद्रिका ने एक राजकुमारी को जन्म दिया है। मुझसे तो ये खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। मुझे ये सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो मेरा सालों पुराना सपना पूरा हो गया हो। महाराज, सपना तो पूरा हो ही गया है आपकी। न जाने ये कब से इच्छा थी कि आप और महारानी दोनों की एक बेटी हो। आज आपकी वो इच्छा पूरी हो गई, इसलिए आप खुश तो होंगे ही। हाँ, वो तो है। इतने सालों बाद हमारी इच्छा पूरी हो गई है। भगवान ने हमारी सुन ली। वैसे महारानी चंद्रिका अभी कहाँ है? मुझे उनसे और मेरी पुत्री से मिलना है। महाराज, महारानी और आपकी बेटी इसी राजमहल के सामने वाले कक्ष में आराम कर रही हैं। आप उनसे वहीं जाकर मिल लीजिए। क्या क्या मतलब? वो दोनों मेरे सामने वाले कक्ष में ही हैं। तो फिर मैं उनसे अभी ही जाकर मिलता हूँ। इतना कहकर महाराज तुरंत महारानी चंद्रिका से मिलने के लिए उनके पास आ जाते हैं। रास्ते में महाराज की नजर एक सांप पर पड़ती है, जो कि राजकुमारी के ऊपर नजर गड़ाए बैठा था। महाराज जब दोबारा उस सांप को देखते हैं तो वो वहाँ नहीं था। इसलिए महाराज उसे नजरअंदाज कर देते हैं और कक्ष में पहुँचते हैं। महारानी चंद्रिका, मैंने सुना है कि आपने एक राजकुमारी को जन्म दिया है। आपने क्या सच में एक पुत्री को जन्म दिया है? हाँ महाराज, मैंने एक पुत्री को जन्म दिया है। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। वैसे मेरी पुत्री कहाँ है? ये देखिए महाराज, आपकी पुत्री, इस राजमहल की राजकुमारी। फिर महाराज अपनी बेटी को अपने गोद में लेते हैं। महाराज राजकुमारी की सुंदरता और आकर्षण को देखते ही रह जाते हैं। महाराज, आप बस भी कीजिए, मेरी बेटी को नजर मत लगा दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को नजर क्यों लगाऊंगा? मैं तो बस ये देख रहा था कि मेरी इतनी सुंदर पुत्री है। अब ये इतनी सुंदर और सबसे अलग है, इसलिए इसका नाम भी सबसे अलग ही होना चाहिए। महाराज, मैंने अभी कोई नाम तो नहीं सोचा है, पर हाँ, मेरे ख्याल से इसका नाम सबसे हटकर और अलग होना चाहिए। मैंने इसका नाम भी सोच लिया है।
मेरे ख्याल से इसका नाम वेदिका होना चाहिए। आपको कैसा लगा ये नाम? वेदिका बहुत ही प्यारा नाम है। हाँ हाँ, नाम तो बहुत प्यारा है, लेकिन मेरी पुत्री से ज्यादा नहीं। पुत्री किसकी है? मेरी पुत्री है, मेरी। महाराज को देखकर लगता है कि महाराज बहुत ज्यादा खुश हैं। राजमहल में चारों तरफ इसी तरह का वातावरण था। अगले दिन राजकुमारी वेदिका को देखने के लिए भीड़ लग जाती है। राजकुमारी वेदिका की सुंदरता और उनके आकर्षण शक्ति के चर्चे पूरे दरबार में गूंज रहे थे। इसी तरह राजकुमारी वेदिका धीरे धीरे 7 साल की हो गई थी। एक दिन राजकुमारी वेदिका सो रही थी। उनके बगल में एक सांप आकर बैठ जाता है। मेरी प्रेमिका, बस अब कुछ ही साल और, बस अब 17 साल बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। हाँ, हम दोनों सच में एक हो जाएंगे। 17 साल बाद मैं अपने प्यार को पालूंगा। मैं जानता हूं कि अभी आपको इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ पता है। मुझे हमारी सारी पुरानी बातें याद है राजकुमारी वेदिका। मुझे उन 17 सालों का बेसब्री से इंतजार रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ नहीं कर सकता आपको देखने के सिवा। तभी कमरे में महाराज महारानी चंद्रिका के साथ आते हैं। सांप उन्हें देखकर वहां से भाग जाता है। इसी तरह हर रोज जब राजकुमारी वेदिका सो रही होती है, तब सांप उनके बगल में आता है और कुछ इसी तरह बहकी बहकी बातें करता था। इसी तरह राजकुमारी वेदिका अब धीरे धीरे लाड प्यार के साथ बड़ी होती है और अब उनकी शादी की उम्र नजदीक आ जाती है। मुझे लग रहा है कि अब हमें राजकुमारी वेदिका की शादी करवा देनी चाहिए। अब बड़ी हो रही है और अलग अलग राज्य से अलग अलग राजकुमारों के रिश्ते राजकुमारी वेदिका के लिए निरंतर आते रहे हैं। अब कितने रिश्तों को मैं मना करूंगा। मुझे लगता है अब हमें राजकुमारी वेदिका की शादी करवा देनी चाहिए। अगल बगल के सभी राज्य की राजकुमारी से ज्यादा राजकुमारी वेदिका आकर्षित और सुंदर है, तो उनके लिए रिश्ते तो आने ही है, पर हमें राजकुमारी के लिए एक श्रेष्ठ राजकुमार चुनना है। मैंने सोचा है मैं राजकुमारी वेदिका का स्वयंवर करवाऊं। जो स्वयंवर में जीत जाएगा, मैं उसकी शादी राजकुमारी वेदिका के साथ तय कर दूंगा। महाराज जी, आपने तो बहुत अच्छा सोचा है। मेरे ख्याल से आपको ऐसा ही करना चाहिए। इसके बाद महाराज राजकुमारी वेदिका के स्वयंवर की तैयारी करने लगते हैं। एक अशोक नाम का राजकुमार विजय प्राप्त करता है और उसकी शादी राजकुमारी के साथ तय कर दी जाती है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। शादी के दिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। राजकुमार अशोक और राजकुमारी वेदिका की शादी कर दी जाती है। पूरे राज दरबार में चारों तरफ खुशी का माहौल था। शादी की पहली रात। राजकुमारी, आप बहुत ज्यादा सुंदर और आकर्षक हैं। मेरी तारीफ करने के लिए धन्यवाद, लेकिन आप भी कुछ कम नहीं है। आपने भी इतने मुश्किल स्वयंवर को इतनी आसानी से जीत लिया। आप बहुत ज्यादा बहादुर और बुद्धिमान हैं। अशोक और वेदिका दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी वही सांप आता है जो न जाने कितने सालों से राजकुमारी वेदिका के आसपास ही रहता था, पर इस बात की भनक आज तक किसी को नहीं लगी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? राजकुमारी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? लेकिन उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। उन्हें इस वक्त कुछ भी याद नहीं, लेकिन मुझे तो याद है और इसलिए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। राजकुमारी वेदिका और राजकुमार अशोक एक दूसरे से शादी करके बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन तभी वो सांप आता है और राजकुमार अशोक को डस लेता है और वहां से भाग जाता है। सांप के डसने के कारण राजकुमार अशोक की मृत्यु हो जाती है। राजकुमार अशोक की मृत्यु के बाद राजकुमारी थोड़ी खामोश सी रहने लगती है और ये सब देखकर महारानी चंद्रिका से रहा नहीं जाता और वो महाराज से बात करती हैं।
मुझसे इस तरह हमारी बेटी की हालत देखी नहीं जा रही। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब राजकुमारी वेदिका की दूसरी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि शादी के अभी एक दिन भी नहीं हुए थे और राजकुमार अशोक की मृत्यु हो गई। इसमें भला मेरी पुत्री की क्या गलती? हाँ, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। और जब से ये खबर अगल बगल के राज्य में फैली है, तो फिर से राजकुमारों के रिश्ते वेदिका के लिए आने शुरू हो गए हैं। मैं उनमें से किसी राजकुमार के साथ वेदिका की शादी तय कर देता हूँ। इतना कहकर महाराज राजकुमारी वेदिका की शादी आदित्य नाम के एक राजकुमार से करवा देते हैं। शादी के पहली रात ही वो सांप आदित्य को भी काट लेता है और सांप के काटने की वजह से आदित्य की भी मौत हो जाती है। फिर राज दरबार में राजकुमारी वेदिका के बारे में अलग अलग बातें शुरू हो जाती हैं। इन सब से परेशान होकर महाराज राजकुमारी की फिर से शादी करवाने का फैसला लेते हैं। मैंने ये फैसला लिया है कि मैं राजकुमारी वेदिका की शादी नील नगर के राजकुमार के साथ करवा रहा हूँ, जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान है। मेरे ख्याल से वो राजकुमारी वेदिका के लिए सही होंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे इस फैसले से आपको कोई दिक्कत है? भला मुझे आपके फैसले से आपत्ति क्यों होगी? मेरे ख्याल से तो आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है। मैं भी इस बारे में सोच ही रही थी कि अब हमें वेदिका की दोबारा शादी करवा देनी चाहिए। अब जल्द से जल्द वेदिका की दूसरी शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। लेकिन हाँ, ये सब करने से पहले एक बार वेदिका से जरूर पूछ लीजिएगा कि उसकी क्या राय है। मैंने हमारी बेटी वेदिका से बात कर ली है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। तो फिर देर किस बात की? शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। महारानी चंद्रिका के कहने के अनुसार महाराज राजकुमारी वेदिका की दोबारा शादी करवा देते हैं। लेकिन शादी के पहले रात ही उन्हें भी वही सांप आकर डस लेता है और इस तरह राजकुमारी वेदिका की जब भी शादी होती वो सांप आता और राजकुमारी के पति को डस लेता था। ये खबर पूरे राज्य में फैल चुकी थी। राज्य के लोगों का अभी यही सवाल था कि आखिरकार राजकुमारी वेदिका की शादी जिससे भी होती उसे सांप क्यों डस लेता है और उसकी मौत क्यों हो जाती थी। मुझसे ये सब नहीं सुना जा रहा है। राज्य के तमाम लोग वेदिका के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। अब मुझे महाराज से इस बारे में बात करनी ही होगी कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। और फिर उसी वक्त महारानी चंद्रिका तुरंत महाराज के पास आती हैं। महाराज मंत्री के साथ बात कर रहे थे कि तभी महारानी चंद्रिका आती हैं। महारानी, आप यहाँ कहिए, आपको हमसे क्या काम है? महाराज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए महारानी, आपको हमसे क्या बात करनी है? देखिए, अब मुझे हमारी बेटी वेदिका का ये हाल देखा नहीं जा रहा। आप कुछ भी करिए और इस बारे में पता लगाइए कि आखिरकार हमारी बेटी वेदिका की शादी जिस भी लड़के से होती है उसे शादी के पहले ही दिन सांप क्यों डस लेता है और उसकी मृत्यु भला क्यों हो जाती है। ठीक है, मैं इस बारे में जरूर पता लगाऊंगा, क्योंकि अब ये तो हर बार का हो गया है कि राजकुमारी चंद्रिका की शादी जिस भी राजकुमार से करवाई जाती है उस राजकुमार की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। महाराज, अब जल्द से जल्द इस बारे में पता लगवाइए। मुझे एक ज्योतिष के बारे में पता है। वो बहुत ज्ञानी ज्योतिष हैं। वो अभी हाल में हमारे राज्य में नदी के तट पर तपस्या करने आए हैं। मैं उन्हीं से इस बारे में बात करूंगा। ठीक है महाराज, आप उन्हीं से बात कर लीजिए, लेकिन जल्द से जल्द। हाँ, मैं बिल्कुल उनसे आज ही बात करूंगा। सुनो मंत्री, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है, तुम्हें उसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा। हाँ महाराज, बोलिए। आपके आदेश का पालन करना तो मेरा सर्वप्रथम कार्य है। मैं उस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूंगा। तुम्हें उस महान ज्योतिष के बारे में पता लगाना है और उन्हें राज दरबार में लाना है।
और हाँ, जल्द से जल्द तुम उस ज्योतिष के बारे में पता लगाओ। महाराज, मुझे उस ज्योतिष के बारे में पहले से ही पता है। वो अभी नदी पर तपस्या करना शुरू नहीं किए हैं। अगर आप कहें तो मैं उन्हें आज ही बुला लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम उन्हें आज ही यहाँ ले आओ। महाराज के कहने के अनुसार मंत्री शाम को ही महाज्योतिष सत्यम बाबा को बुला लेते हैं। फिर महाराज उनसे राजकुमारी वेदिका के बारे में पूछना शुरू करते हैं। मुझे आपसे मेरी बेटी वेदिका के बारे में कुछ बात करनी है और उसके कुंडली के बारे में भी जानना है। वेदिका? कौन? इस राजमहल की राजकुमारी? जी बिल्कुल, इस राजमहल की राजकुमारी। बताइए, आपको उसके बारे में क्या जानना है? फिर महाराज वेदिका की शादी के बारे में सब कुछ बता देते हैं। ये सारी बातें जानकर ज्योतिष बाबा राजकुमारी वेदिका की कुंडली देखते हैं। ज्योतिष बाबा राजकुमारी वेदिका की कुंडली देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं और कुछ सोचने लग जाते हैं। क्या हुआ? आप राजकुमारी वेदिका की कुंडली देखकर आश्चर्यचकित क्यों हो गए? मुझे भी बताइए कि इस कुंडली में ऐसा क्या है जिसे देखकर आप इतने चिंतित हैं? मुझे आपकी बेटी वेदिका की कुंडली देखकर ये पता चला है कि आपकी बेटी कोई साधारण लड़की नहीं है। आपके कहने का अर्थ क्या है? इस महल की राजकुमारी यानी आपकी बेटी एक साधारण लड़की नहीं है। वो एक इच्छाधारी नागिन का दूसरा जन्म है, जो कि इस जन्म में अपने प्रेमी से मिलने आई है और उसी से उसका विवाह हो सकता है। क्या? इच्छाधारी नागिन का दूसरा जन्म? आपके कहने का मतलब क्या है? क्या मेरी पुत्री की शादी एक इच्छाधारी नाग से होगी? आप घबराइए मत। राजकुमारी की शादी किसी इच्छाधारी नाग से नहीं होगी। उनकी शादी एक राजकुमार से ही होगी, लेकिन वो राजकुमार इच्छाधारी नाग का दूसरा रूप होगा, जो कि इस इच्छाधारी नागिन से बहुत प्रेम करता था। मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही है। मेरी पुत्री की शादी एक इच्छाधारी नाग से, जो कि इस जन्म में एक राजकुमार है, तो वो अब तक कहाँ है? और मेरी पुत्री की जिंदगी में उस सांप का क्या अस्तित्व है, जो उसके शादी के अगले ही दिन उसके पति को डस लेता है? वो सांप ही वो इच्छाधारी नाग है, जो कि इस जन्म में आपकी पुत्री से विवाह करेगा। क्या उस सांप का विवाह मेरी पुत्री के साथ होगा? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी पुत्री अगले जन्म में अगर इच्छाधारी नागिन थी, तो इस जन्म में उसकी शादी किसी नाग से क्यों होगी? अभी कहा था कि उसकी शादी एक राजकुमार से होगी, तो फिर अब आप उस सांप का नाम क्यों ले रहे हैं? वो सांप ही वो राजकुमार है, जो कि अगले जन्म में आपकी पुत्री का घनिष्ठ प्रेमी था। तो उसने अब तक दूसरा जन्म क्यों नहीं लिया? वो उसके श्राप का कारण है, जिसकी सजा वो अभी तक भुगत रहा है, और वो श्राप अक्षय पूर्णिमा के दिन खत्म होगा। दरअसल एक जंगल में एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहता था, जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। वे दोनों एक दिन झाड़ियों के पीछे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मुझे इस नदी में स्नान करना है। मैं इस नदी में स्नान करने जा रही हूँ। लेकिन अगर तुम नदी में डूब गई तो? अरे, तुम चिंता मत करो, मुझे तैरना आता है। वैसे भी बहुत दिनों से मेरा मन कर रहा है कि मैं इस नदी में स्नान करूं, इसलिए मैं आज स्नान करके ही रहूंगी। इतना कहकर इच्छाधारी नागिन नदी में स्नान करने के लिए चली जाती है कि तभी शकुंतला अपनी बेटी के साथ स्नान करने आती है। माँ, आप मुझे यहाँ जबरदस्ती क्यों लेकर आई हैं? मुझे नदी में स्नान नहीं करना है। आज तेरी शादी है। शादी के दिन इस नदी में स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। जा, अब शांति से जाकर इस नदी में स्नान कर ले। लेकिन माँ, मैंने एक बार कह दिया मतलब कह दिया, जा अब। शकुंतला की बात मानकर संध्या नदी में स्नान करने लगती है। नदी में स्नान करते वक्त संध्या की नजर इच्छाधारी नागिन पर पड़ती है। सांप, सांप, बचाओ, बचाओ। संध्या की आवाज सुनकर
इच्छाधारी नागिन भी डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। और दूसरी तरफ संध्या भी चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगती है कि तभी संध्या का पैर इच्छाधारी नागिन पर पड़ जाता है। इच्छाधारी नाग को ऐसा लगता है कि संध्या जानबूझकर नागिन को मारने की कोशिश कर रही है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और ये लड़की उसे मारने की कोशिश कर रही है। अपने पैरों से दबाकर उसकी जान ले रही है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये सोचकर इच्छाधारी नाग जाकर संध्या को डस लेता है और संध्या बेहोश हो जाती है। और वहीं संध्या के पैरों से दबने के कारण इच्छाधारी नागिन की हालत बिगड़ जाती है। नहीं, अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुमने मुझसे शादी का वादा किया है, तो मुझे इस तरीके से अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती। अब मेरे मृत्यु का समय नजदीक आ चुका है, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अगला जन्म जरूर लूंगी और तुमसे शादी करूंगी। तुम भी अगला जन्म जरूर लेना, ताकि इच्छाधारी नागिन इतना कह पाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इच्छाधारी नाग वहां से जाने लगता है कि तभी शकुंतला को पता चलता है कि नाग ने जानबूझकर संध्या को डसा है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। भला मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आप मेरी बात सुनिए। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। मैं सब जानती हूँ। तुम सांप होने का फायदा उठा रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिससे भी तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और तुम दूसरे जन्म में राजकुमार होने के बावजूद सांप ही बने रहोगे। शकुंतला की बात सुनकर इच्छाधारी नाग बहुत ज्यादा दुखी होता है और सारी बातें शकुंतला को बता देता है। नाग की बात सुनकर शकुंतला को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपकी बात पहले सुन लेनी चाहिए थी। अब मैं अपना श्राप वापस भी नहीं ले सकती। लेकिन मैं इस श्राप का एक तोड़ बताती हूँ। आप 21 साल तक तो सांप बने रहेंगे, लेकिन 21 साल बाद पूर्णिमा की रात आप एक बहुत सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो जाएंगे और आपको आपका प्यार मिल जाएगा। क्या 21 साल तक मुझे अपनी प्रेमिका से दूर रहना होगा? सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से? आपने ये सही नहीं किया। आपको मेरी बातें सुन लेनी चाहिए थी। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं आइंदा से कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी। मुझे मेरी गलती का एहसास है। आप मुझे माफ कर दीजिए। शकुंतला की बात सुनकर इच्छाधारी नाग उसे माफ कर देता है और शकुंतला वहाँ से चली जाती है। कल वही पूर्णिमा की रात है जिस रात उस नाग का श्राप पूरा होगा। फिर वो एक राजकुमार में परिवर्तित हो जाएगा और अपनी प्रेमिका यानी आपकी बेटी वेदिका से विवाह करने का प्रस्ताव देगा। और वो इसलिए अपनी प्रेमिका की शादी यानी आपकी बेटी की शादी किसी और से नहीं होने दे रहा है। अगर आपकी बात सच है तो मेरी बेटी को ये सब याद क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी बेटी ने दूसरा जन्म लिया है और कल तक वो इच्छाधारी नाग एक राजकुमार में परिवर्तित हो जाएगा। तब उसे भी अपनी स्मृतियां याद नहीं रहेंगी। जैसे आपकी बेटी को नहीं है, वैसे अब मुझे बहुत देर हो गई है, इसलिए मैं नदी पर तपस्या करने जा रहा हूँ। इतना कहकर ज्योतिष बाबा वहाँ से चले जाते हैं। महाराज ये सारी बातें महारानी को नहीं बताते। अगले दिन वो नाग एक राजकुमार में परिवर्तित हो जाता है और फिर वेदिका की शादी उस राजकुमार से करवा दी जाती है। और इस बार राजकुमारी के पति की मृत्यु नहीं होती है, इसलिए पूरा राजमहल बहुत ज्यादा खुश होता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हमारा एक गलत कदम किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।